नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग गुप्त साम्राज्य पे चर्चा कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमारी चर्चा जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय तक हुई थी। उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था जो एग्जाम में आते हैं वहां तक के। अब उससे आगे बढ़ेंगे, कुमार गुप्त से लेकर अंतिम शासक तक आएंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण हैं उनको भी संक्षिप्त में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ये ध्रुव देवी की संतान थे। इनकी जो माता थी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे और माँ थी ध्रुव देवी। ये वही ध्रुव देवी जिनका विशाखादत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में वर्णन है, जिनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि रामगुप्त जब युद्ध में हार जाते हैं शकों से, तो जो शर्त निर्धारित होती है उनमें ध्रुव देवी को लेके उनकी शकों की शिविर में जाना था। जो परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। वो खुद ध्रुव देवी के वेश में जाते हैं और उसके शिविर में जाके शकपति के उसकी हत्या कर देते हैं। तो इस फिर आके वो रामगुप्त को मार के ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। तो ये वही ध्रुव देवी हैं। कुमारगुप्त की जो उपाधि मिलती है वो महेंद्रादित्य मिलती है। उपाधियां इन शासकों की पूछी जाती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गढ़वा लेख में इनको परम भागवत कहा गया है। एक उपाधि महेंद्रादित्य हो गई, परम भागवत हो गई। व्याघ्र बल पराक्रम, ये भी एक उपाधि मिलती है इसकी। ये सिक्कों पर मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्रादित्य, एक उपाधि देखिए ये भी हो गई। तो हम लोगों ने चार उपाधियां इनकी देख ली: महेंद्रादित्य, व्याघ्र बल पराक्रम, शक्रादित्य और एक और उपाधि परम भागवत। इनकी ये चार उपाधियां मुख्य थी। हेनसांग ने इसका उल्लेख जो है शक्रादित्य नाम से किया है। मुद्राओं पर एक उपाधि अप्रतिघा भी मिलती है। एक तो मुद्राओं पर उपाधि मिलती है व्याघ्र बल पराक्रम की, और एक अप्रतिघा, ये उपाधि भी कुमारगुप्त की मुद्राओं पर मिलती है। हाँ देखिए यहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासकों में इन्हीं के मिले हैं। 18 अभिलेख मिले हैं और सिक्के भी सर्वाधिक इन्हीं के मिले हैं। सर्वाधिक प्रकार के, संख्या में नहीं, कितने प्रकार के सिक्के चलाए, तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के गुप्त शासकों में इन्होंने चलाए थे, 14 प्रकार के, और सर्वाधिक अभिलेख भी जारी किए थे। तो प्रश्न बनते हैं इनके अभिलेखों से, देख लेते हैं। जैसे ये है पहला इनका अभिलेख है विलसद अभिलेख। ये जो है इसमें गुप्त कुमारगुप्त प्रथम तक की वंशावली दी गई है गुप्त शासकों की। तो इतिहास के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल हुआ यह अभिलेख। मथुरा अभिलेख, जैन मुनि दलिताचार्य का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। जैन मुनि थे, उनका जीवन वृत्त दिया गया है मथुरा अभिलेख में। मनकुंवर अभिलेख है इसी तरह से, ये प्रयागराज से मिला है। बुद्ध की प्रतिमा के नीचे ये उल्लिखित है। इसकी महत्वपूर्ण बात यही है। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज से मिला है, बुद्ध की प्रतिमा के नीचे ये अभिलिखित है। गढ़वा से इनके दो शिलालेख मिले हैं। प्रयागराज में ही है जगह, जो कि जिस पर स्वर्ण मुद्रा का वर्णन है। स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोलते थे उस टाइम पे, उसका वर्णन है उस पर। मंदसौर अभिलेख देख लेते हैं। इसमें क्या है, तंतुआय जो रेशम बुनकरों की श्रेणियां थी, उनके द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण के लिए दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक, और एक और तथ्य इसी में महत्वपूर्ण है कि ये जो श्रेणियां थी रेशम बुनकरों की, ये लोग लाट प्रदेश को छोड़कर, जो कि गुजरात में स्थित है, दसपुर, मंदसौर आकर बस गए थे। लाट प्रदेश छोड़कर दशपुर आ गए थे। ये विवरण मिलता है और सूर्य मंदिर निर्माण के लिए दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। दो उल्लेख मिलता है किसमें, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। किसका है ये, तो कुमारगुप्त प्रथम का है। ठीक, इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए इसमें। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए करम दंडा अभिलेख है इनका। ये अयोध्या में शिव मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। ठीक, करम दंडा, इसमें बस यही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उदयपुरी गुहालेफ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन मिलता है। जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनकी मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है उदयगुरु गुहालेफ में।
देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, तुमैन अभिलेख। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। जिस तरह से शरद काल का सूर्य जो होता है वो लोगों को ठंड से राहत प्रदान करता है, सुकून देता है, आनंद देता है, उसी तरह से अपनी प्रजा के लिए इनको भी शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है शिलालेख में। सिक्के इनके देख लेते हैं। तो एक तो ये पूछा जाता है कि किस ये मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए थे, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त ने चलवाए थे। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर शैली की चांदी की मुद्रा थी, ये चलवाया था इन्होंने। इसमें मयूर की आकृति बनी होती थी। इसके अलावा कुछ नए प्रकार की मुद्राएं भी चलाए थे। खड्गदारी, गजारोही, अप्रतिघ प्रकार, खड्ग निहंता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, इसी को मयूर प्रकार भी कहते थे, मयूर शैली भी। महाराष्ट्र के सतारा में कुमारगुप्त की 1395 मुद्राएं मिली हैं, सतारा में, बड़ी संख्या में। कुमारगुप्त के शासन के आखिरी दिनों में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ। उस समय स्कंदगुप्त युवराज थे और उन्होंने जो है नेतृत्व किया सेना का और पुष्यमित्रों को पराजित किया था। ये एक जाति थी जो कि आक्रमणकारी थे, इनको पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। अब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बनते हैं। इनकी उपाधियां क्रमादित्य सिक्कों पर मिलती है। एक उपाधि इनकी विक्रमादित्य मिलती है। इन्हीं का था भीतरी अभिलेख। इसी भीतरी अभिलेख से हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, हूणों के आक्रमण की स्कंदगुप्त के समय में। ठीक, एक और उपाधि इनकी मिलती है शक्रोपम कहोम स्तंभ लेख में। इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर पाटलिपुत्र राजधानी है शासकों की, गुप्त, बट इन्होंने जो है अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, एक और फैक्ट मैं इसी से बता दे रहा हूं, बहुत कई बार पूछा गया है। जो गुप्तों का राज चिन्ह था, इनका राज चिन्ह जो था वो गरुड़ था। ठीक है, ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इनका राज चिन्ह गरुड़ था गुप्त का। इसके अलावा भी इनकी और उपाधियां हैं स्कंदगुप्त की, जैसे एक सकराद्य मिलती है, एक उपाधि सकराद्य। देश रक्षक भी मिलती है, क्योंकि इन्होंने जो है हूणों को पराजित करके साम्राज्य की सुरक्षा की, पुष्यमित्रों को पराजित किया कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे, तो इसलिए इनकी एक उपाधि इनकी देश रक्षक भी मिलती है। सकराद्य भी इनकी एक उपाधि थी। ठीक, इन्होंने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। इस तरह से स्कंदगुप्त ने वैदेशिक संबंध भी स्थापित किए, वैदेशिक राजनयिक संबंध भी, चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजकर। एक तो इनका भीतरी स्तंभ लेख है और ये है एक जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ में वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में परदत्त को अपना गोप्ता यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। हूणों के आक्रमण का वर्णन जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख दोनों में मिलता है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये तो रुद्रदामन का है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसी पर यह वर्णन मिल रहा है। हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में परदत्त को अपना गोप्ता नियुक्त किया। ठीक, मुख्य तौर पर यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, लेकिन इस पर जो है स्कंदगुप्त ने का भी लेख मिल रहा है, इसलिए यहां पे हम इसको पढ़ रहे हैं। इसी में यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गिरनार के जो पुरपति थे, पुरपति चक्रपोलित, इनके द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का कराया गया था। ठीक है,
सुराष्ट्र प्रांत के जो गुप्ता थे पाणदत्त, इन्हीं के पुत्र थे चक्रपोलित, इन्हीं के पुत्र थे पाणदत्त के। और ये जो सुराष्ट्र प्रांत की राजधानी थी गिरनार, इस सुराष्ट्र प्रांत की राजधानी थी, इसके ये वो थे कुमारामात, इसके प्रमुख वो थे, ये अधिकारी थे। तो चक्रपोलित ने जो है सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। यहां पे मैं साथ साथ बता देता हूं, हालांकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि एक तो कितने शासकों ने, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, शुरू से हम सुदर्शन झील का उल्लेख कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील को बनवाया था, निर्माण कराया, ठीक। उसके बाद अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहां का जो सुराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वो तुषाश्प था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उसके बाद अशोक के काल में अशोक ने जो है इस पे बांध का निर्माण करवाया। अशोक के टाइम पे, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो वहां का राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था, पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक, पुष्यगुप्त था। इसने सबसे पहले इस झील का निर्माण कराया। उसके बाद अशोक के टाइम पे था तुषाश्व, जिसने उस पर बांध का निर्माण कराया। उसके बाद रुद्रदामन, रुद्रदामन ने जो है, जो बांध टूट गया था, इसके समय का जो राज्यपाल था वहां उस क्षेत्र का, वो सुविशाख था। सुविशाख ने उस बांध का पुनर्निर्माण कराया, जो टूट गया था, ठीक। उसके बाद पुनः एक बार उसको क्षति हुई, तो फिर अस्कंदगुप्त ने उसका पुनर्निर्माण कराया, अपने चक्रपोलित जो थे गिरनार के पुरपति, उनके द्वारा, ठीक। तो इस तरह से इसमें 4 शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है। एक चंद्रगुप्त, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 रुद्रदामन, और नंबर 4 अस्कंदगुप्त। ये चारों ही पूछे जाते हैं। किन किन शासकों का उल्लेख मिलता है, ये भी प्रश्न बना है। ये पूछ लेते हैं कि कौन किसके समय में राज्यपाल था, तो इनके सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। पुष्यगुप्त था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब झील का निर्माण हुआ। अशोक के टाइम पे तुषाश्व थे, रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख थे, और अस्कंदगुप्त के टाइम पे चक्रपोलित, उसके पुरपति थे। हालांकि वहां का जो प्रांत का जो राज्यपाल था वो तो पाणदत्त था, लेकिन स्पेशली जो गिरनार जहां पे झील स्थित थी, वहां का जो पुरपति था वो चक्रपोलित था। ये सारे नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रम से पूछ लेते हैं। भीतरी स्तंभलेख, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में है। इसमें हूणों के अलावा पुष्यमित्रों के साथ अस्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। अब देखिए यहां पे जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें सिर्फ हूणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है, परंतु जो भीतरी स्तंभलेख है इसमें हूणों के साथ साथ पुष्यमित्रों के भी आक्रमण का, उनके साथ भी युद्ध का स्कंदगुप्त के वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ पुष्यमित्रों को पूछेगा तो उसका उल्लेख केवल भीतरी स्तंभलेख पे हुआ है, लेकिन हूणों का जो उल्लेख है, हूणों के आक्रमण का, वो जूनागढ़ और भीतरी स्तंभलेख दोनों पे हुआ है। कहोम अभिलेख, इसमें वर्णित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई, जिसमें पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, ये 5 थे जिनकी प्रतिमा बनवाई थी। सूपिया अभिलेख, इसमें गुप्तों की वंशावली जो है, ये भी स्कंदगुप्त का ही है। सूपिया अभिलेख, इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है, ठीक है, श्रीगुप्त से ना शुरू होके घटोत्कच से मिलती है। गढ़वा अभिलेख,
ये स्कंदगुप्त के समय का अंतिम अभिलेख है। ठीक। एक और है इंदौर ताम्रपत्र इनका, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसमें तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक। एक हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिए जाने का उल्लेख है। और एक इंदौर ताम्रपत्र पढ़ा कि तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का उल्लेख। दो हमको मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो दान था, ये सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए था, कि जिससे हमेशा दीपक जलता है। और इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था पिछला, ये इसमें क्या कहते हैं, कुमारगुप्त किस टाइम पे पढ़ा था हम लोगों ने। कुमारगुप्त का था ये हाँ, मंदसौर अभिलेख था ये, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि तंतुआएं, जो रेशम बुनकरों की सेड़ियां थी, ये सूर्य मंदिर निर्माण कराए जाने के लिए दान दिया था इन्होंने। ये मंदसौर श्रेणी में मिलता है, जो कि मंदसौर अभिलेख में ये कुमारगुप्त का है। लेकिन ये जो इनका दूसरा इंदौर ताम्रपत्र है, ये स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का है, जिसमें कि मिलता है सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिए जाने का उल्लेख। फिर इंदौर ताम्रपत्र में मिलता है सूर्य मंदिर के लिए दान दिए जाने का उल्लेख, परंतु वो मंदिर निर्माण के लिए था और ये दीपक जलाने के लिए न था। और दो अलग अलग शासकों के, वो कुमारगुप्त का था और ये इंदौर जो ताम्रपत्र है ये स्कंदगुप्त का है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। सिक्के, स्वर्ण एवं रजत सिक्के मिले हैं इनके, स्कंदगुप्त के। सिक्कों में मिलावट है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक स्थिति जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, कमजोर हो रही थी। रीजन बिहाइंड की जो हम अभी जब इसकी अर्थव्यवस्था को पढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने व्यापार व्यवसाय को हतोत्साहित किया। इंटरनेशनल ट्रेड, चूंकि सामंतवाद की प्रवृत्ति यहां पे काफी प्रबल हो गई थी। गुप्त जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे जो कि शासन करते थे। बस वो नाम मात्र की उनकी अधीनता स्वीकार करते थे और अपने क्षेत्र के अंदर, अपने राज्य के अंतर्गत वो पूरी स्वायत्तता का उपभोग करते थे। तो ऐसे जो राज्य थे, इन लोगों ने भी ट्रेड को प्रभावित किया। एक जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं वो लगभग कम बाधित हो चुका था, और जो आंतरिक व्यापार था वो भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं दिखाई देता है गुप्त काल में। तो इस वजह से जो शुरुआत में जो समृद्धि दिखती है गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की, जो कि आई थी मौर्योत्तर काल की संपन्नता की वजह से, उसके ट्रेड की वजह से, वो अब धीरे धीरे इनकी क्लोज्ड इकोनॉमी की वजह से, बंद अर्थव्यवस्था की वजह से, सामंतवाद को प्रश्रय देने की वजह से वो डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है। इनका स्वर्ण सिक्कों का वजन जो है बढ़कर 144 से 146 ग्रेन तक हो गया। अब जब मिलावट कर रहे हो, शुद्धता तो रह नहीं गई है, तो वजन बढ़ाने के बावजूद उसकी कीमत कम हो गई थी। सबसे भारी सिक्के थे गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे। ठीक, 144 से 146 ग्रेन तक। स्कंदगुप्त ने दो नए प्रकार के रजत सिक्के चलाए थे, एक नंदी वृषभ प्रकार का, दूसरा वेदिका प्रकार का। ये ध्यान रखिएगा, दो नए सिक्के चलाए थे स्कंदगुप्त ने, एक नंदी वृषभ प्रकार का और एक वेदिका प्रकार का। ठीक। पूर्ण आक्रमण, जो नेता था इस टाइम पे खुशनवाज था, स्कंदगुप्त के टाइम पे जिसने आक्रमण किया था, पूर्ण आक्रमण का जो नेता था। इनको जब पराजित करता है स्कंदगुप्त तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक। चीन से राजनयिक संबंध स्थापित किए। राजदूत जो है 466 ईस्वी में इन्होंने सांग सम्राट के दरबार में भेजा था अपने राजदूत को। परवर्ती गुप्त, स्कंदगुप्त गुप्त की मृत्यु के बाद इनकी अवनति प्रारंभ हो जाती है गुप्तों की, कि उसके बाद जो शासक आए
वो अयोग्य थे, उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकें। तो यहीं से इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। पुरुगुप्त जो है ये 467 से लेकर 473 तक शासन करता है। सभी गुप्त राजाओं में सर्वाधिक वृद्ध था ये, देर से सत्ता इसको मिली थी। भीतरी मुद्रा लेख में स्कंदगुप्त का जो की है, कुमार गुप्त एवं अनंत देवी की संतान इसे बताया गया है। और यह पहला गुप्त शासक जात जो कि बौद्ध मत अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद बुद्धगुप्त आते हैं, ये भी बौद्ध मत अनुयायी थे। हिंसांग ने बताया है इनके बारे में कि इन्होंने नालंदा महाविहार को दान दिया। पहाड़पुर ताम्रलेख इन्हीं का है जो कि बांग्लादेश में है। इनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य 3 भागों में बट गया। स्थिति यह आ गई कि ये लोग आपस में ही विद्रोह करने लगे और साम्राज्य बट गया। गुप्त वंश के ही जो तमाम उत्तराधिकारी थे वो नए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर लिए। तो जो केंद्र था मगध, वहां तो नरसिंहगुप्त बालादित्य रहा, मगध से लेकर प्रयागराज तक का क्षेत्र। भानुगुप्त मालवा क्षेत्र में, वैन्यगुप्त बंगाल क्षेत्र में। ये 3 अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। ठीक, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये परवर्ती गुप्तों में थोड़ा ये पराक्रमी था। क्यों? क्योंकि इसने मिहुर शासक मिहिर कुल को हराया, परम भागवत की उपाधि धारण की। शुरुआत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य मिहिर कुल को कर देता था, क्योंकि यह भी बौद्ध था और शांतिपूर्ण ढंग से अपने राज्य का संचालन करना चाहता था। परंतु जब देखा कि हूण उसके बावजूद आक्रमण कर रहे हैं, तो फिर इसने हूणों का प्रतिकार किया, पराजित किया। परंतु इसके बावजूद ये अपनी माता श्री के कहने पे मिहिर कुल को छोड़ देता है, ये पराजित करने के बाद भी। इसकी एक अदूरदर्शितापूर्ण नीति कही जाएगी, इसने उसको मारा नहीं। मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ के अनुसार नरसिंहगुप्त बौद्ध भिक्षु बन गया था और ध्यान के द्वारा, कह सकते हैं कि जो एक तरह से ध्यान ऐसा रहा होगा कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा, लगातार ध्यान पे बैठ के इन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने बौद्ध भिक्षु बन गए थे। भानुगुप्त, एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का इन्हीं का है, भानुगुप्त का ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। इनके टाइम पे भी हूण आक्रमण हुआ, जिसमें उनका प्रतिकार करते हुए इनका जो सेनापति था गोपराज, वो मारा जाता है और उनकी पत्नी जो थी वो सती हो जाती है, विधवा। तो ये सती प्रथा का पहला साक्ष्य है भारत में, जो कि गुप्त काल का है। ठीक, इसके पहले सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, अभिलेखी साक्ष्य। वैन्यगुप्त, ये जो बंगाल क्षेत्र में थे, बंगाल में था इनका शासन। इन्होंने उपाधि धारण की थी द्वादशादित्य। इनका है गुणैधर अभिलेख, जिसमें महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। वैन्यगुप्त के मुणैधर अभिलेख में महासामंत और सामंत शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। कोमिल्ला अभिलेख था, जिसमें नहरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। इनको नहरों का निर्माता कहा गया है वैन्यगुप्त को। सिंचाई पर काफी ध्यान दिए, इससे पता चल रहा है। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक हुआ। ठीक, विष्णुगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जो है इसके बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को देख लेते हैं संक्षिप्त में। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक, तो पहला कारण, जैसा कि परवर्ती गुप्त से दिख रहा है स्पष्ट रूप से, अयोग्य उत्तराधिकारी।
स्कंदगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त के बाद कोई ऐसा शासक नहीं दिख रहा है जो कि इनके इस राज्य को पूरी तरह से नियंत्रित रख सके। उसके बाद जो भी शासक आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक तो बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं। ये भी एक कारण अभी आगे आएगा कि वो जो उनकी युद्ध और विजय की नीतियां थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, कहीं ना कहीं वो इससे सीमित हुई। ठीक। अयोग्य उत्तराधिकारी में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि मिहिरकुल को उन्होंने पराजित किया नरसिंहगुप्त बालादित्य ने, उसके बावजूद मां के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी दूरदर्शिता भी दिखाई इन उत्तराधिकारियों ने। ठीक। एक बड़ा कारण है इनकी संघात्मक व्यवस्था जो थी गुप्तों की। मतलब इनका जो राज्य था ना, वो मौर्यों की तरह बहुत केंद्रीकृत राज्य नहीं था, विकेंद्रीकृत था। जो गुप्तों का राजा होता था, गुप्त का जो राजा होता था, सम्राट जो होता था, वो कई राजाओं का राजा होता था। तो इनके अंतर्गत बहुत सारे सामंत होते थे जो कि महाराज की उपाधि धारण करते थे, और जो गुप्त राजा होता था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। इन सब राजाओं का राजा होता था। तो जब तक मजबूत शासक थे तब तक इनको तो नियंत्रित रखा वो, लेकिन जैसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी आए इनको नियंत्रित रखना मुश्किल हो गया। इन्हीं में स्वतंत्रता का जैसे उल्लेख करने वाले मिलेंगे मौखरी राज्य, मौखरी थे, यशोवर्मन थे, ओलिवर वंशी, जो ये लोग स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, ओलिवर वंशी, मैत्रक थे। ठीक। ये सब धीरे धीरे जब कमजोर शासक आए तो इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इसके बावजूद भी संघातक व्यवस्था में देखेंगे तो ज्यादातर शासकों को, जितने सामंत थे सबको अपनी सेना रखने की इजाजत थी। बहुत जो ज्यादा शक्तिशाली थे वो गुप्त संवत का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिए, कर भेजना बंद कर दिए। तो एक तरह से उन्होंने जो है अपने प्रांतों में अपने अधिकारियों की नियुक्ति वो स्वयं करते थे, कोई हस्तक्षेप नहीं होता था इसमें गुप्त के साम्राज्य के राजा का, केंद्र का। तो इस तरह से जो इनकी स्वच्छ जो स्वायत्तता थी राज्यों की, सामंतों की, उसने जो है एक बड़ा कारण निभाया। जैसे ही कमजोर शासक आए इनको अनुकूल वातावरण मिला और ये लोग स्वतंत्र हो गए। आप देखेंगे कि जो सुराष्ट्रपाल था, जिसका वो राज्यपाल था पर्णदत्त, सुदर्शन झील के टाइम पे हमने पढ़ा है, जो स्कंदगुप्त के टाइम पे था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये जो है गिरनार का कुरपति अपने बेटे को स्वयं नियुक्त करता है, बिना चक्रपोलित को, बिना केंद्र से पूछे, उसकी राय लिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि लोग पर्याप्त स्वायत्तता का उपभोग कर रहे थे। इसके अलावा उच्च पदों का वंशानुगत होना, उच्च पदों का वंशानुगत होना यह भी एक बड़ा कारण था। जैसे इसका उदाहरण आप देखेंगे तो जो हरिशेर थे समुद्रगुप्त के महादंड नायक, समुद्रगुप्त के महादंड नायक थे हरिशेर। इनके जो पिता थे ध्रुवसेन, वो भी इसी पद पर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव था वीरसेन, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव था, यह भी आनुवंशिक रूप से इस पद को धारण किया था। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि इस अनुवांशीकरण की वजह से बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी भी आए जो कि अयोग्य थे, उनमें वो क्षमता नहीं थी, लेकिन वो वंशानुगत अधिकारी होने की वजह से उस पद को धारण किए और कहीं ना कहीं ये साम्राज्य को कमजोर किए, इनके निर्णय। इसी तरह से आप देखेंगे एक बड़े कारण में, जैसा कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म का प्रभाव जब होता है तो बहुत सारे शासक विजुगीषु की जगह वो शांति की नीतियों का पालन करने लगते हैं, परवर्ती गुप्त शासक। स्कंदगुप्त का आप देखेंगे वैष्णव धर्म का प्रभाव था, तो प्रवृत्ति मार्गी थे वो, युद्ध विजय, राज्य का विस्तार, भौतिकता थी। तो ये जो त्याग की प्रवृत्ति आई, शांति और त्याग की, कहीं ना कहीं ये इनकी जो युद्ध और साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इसको इन्होंने प्रभावित किया, सेना को कमजोर किया। तो ये भी एक कारण थे। हूणों का आक्रमण एक बड़ा कारण था।
लगातार हूणों के आक्रमण होते रहे। स्कंदगुप्त के टाइम पे आप देखेंगे तो खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ, फिर उसके बाद मिहिरकुल के नेतृत्व में नरसिंह बालादित्य के टाइम पे हुआ, उसके बाद भी आक्रमण होते रहे, जिसमें मिलता है वो वैन्यगुप्त एरण अभिलेख में भी एक साक्ष्य मिलता है जिसमें हूणों से ही लड़ते हुए गोपराज मारा जाता है, सेनापति गुप्त शासक का, और वो उसकी विधवा पत्नी अपने आप को सती कर लेती है। तो ये सारे लगातार जो आक्रमण थे हूणों के, इसने बहुत धक्का दिया गुप्त साम्राज्य को। तो जो साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक अपनी पराकाष्ठा पर रहा स्कंदगुप्त तक, उसके बाद फिर देखते देखते ये 550 467 से लेके 550 की ईस्वी तक आते आते ये पूरी तरह से इसका पतन हो गया। और इसके ही अंश पे आप देखेंगे बहुत सारे राजवंश उभरते हैं, जैसे मालवा का यशोवर्मन था और ओलिवर वंशी, इसने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गुप्त साम्राज्य को इसके आक्रमणों ने। थानेश्वर का वर्धन राजवंश उभरता है कन्नौज क्षेत्र में, जिसके शासक हर्ष होते हैं आगे चल के। ठीक है, मैत्रक वंश, इस तरह से बहुत सारे राजवंश अपनी स्वायत्तता स्थापित कर स्वायत्त रूप से फिर वो अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं और गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब अगले सेशन में एक और सेशन इस पर करेंगे जिसमें हम इसमें धर्म समाज संस्कृति गुप्त साम्राज्य की, गुप्त शासन काल के दौरान की, उसको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।